फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर विमल शायद इनसाइड 360। तो ये अलग अलग टॉपिक हम लेके आते हैं। तो आज का टॉपिक है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ। जैसे कि आप देखते हैं मिडल ईस्ट का जो वॉर है, फ्यूल प्राइसेस काफ़ी हाइक हो गए हैं। तो इसके कारण यानी जो फॉसिल फ्यूल की जो कारें हैं, डीजल और पेट्रोल की कारें, इसमें आज कहीं ना कहीं यानी सोचना पड़ता है कौन कितना एवरेज देगा, कब तक चलेगा। यानी मान लो यानी पेट्रोल का प्राइस 200 रुपया होगा तो क्या करोगे। तो इलेक्ट्रिक कार, ईवी कार्स का ज़माना आजकल आ गया है। तो भाई कई इसके नेगेटिव्स पॉजिटिव्स कुछ भी है, सबके बारे में तो मैं आपको एक शख्स को इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, मिस्टर तुषार जोशीपुरा। बहुत ही बड़े आदमी है, दिखते बहुत सिंपल है, लेकिन ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में कुछ भी पूछ लो सब कुछ जानते हैं। 25 साल से ऊपर इनके धंधे में ये लगे हुए हैं, मेरे ये रिलेटिव लगते हैं। तो मैं कुछ भी डाउट होता है, मेरी कोई भी कार हो, कुछ भी हो, इन्हीं से मैं कांटेक्ट करता हूँ। अहमदाबाद का कोई ऐसा बंदा नहीं होगा, कोई सेलिब्रिटी होगा नहीं होगा जिन्होंने इनसे कार की एडवाइस नहीं ली होगी या इन्होंने इनका कार इनको बेचा नहीं होगा। सो दैट इज तुषार फॉर यू। हाउ आर यू तुषार टुडे? Yes, feeling great. या Thank सो you, sir. आज एक्चुअली यानी संडे है, आईपीएल का जमाना है, तो दिन है, तो हम गेट टुगेदर हुए आईपीएल मैच देखेंगे। तो तुषांत ये है कि भाई जैसे मैंने बोला कि पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ गए हैं, तो यानी अब मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं ईवी कार लूँ। तो क्या ईवी कार लेनी चाहिए? डेफिनेटली अभी इतने सालों में अब जाके लोगों को धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि ईवी लेने का वक्त आ गया है। करीबन 4-5-6 साल से स्टार्ट हुआ था ईवी आना मार्केट में, अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स में, खास करके टाटा और महिंद्रा ने पहल किया था इसको। तो टाटा ने एक कार से शुरुआत किया था, अभी टाटा के पास तो रेंज ऑफ कार्स है ईवी में। इवन महिंद्रा इज ऑल्सो स्टार्टेड लेटली, बट अभी उनके पास भी रेंज ऑफ कार्स है ईवी में। तो पहले लोग इतना सीरियसली नहीं थिंक करते थे ईवी के बारे में, लेकिन अब खास करके पेट्रोल डीजल के रेट्स बढ़ रहे हैं, ये अवेलेबिलिटी में भी इश्यूज हैं, ये ईरान वॉर के चलते स्कैरसिटीज़ कभी हो जाती है। आज के दिन में भी आप पेट्रोल डीजल के लिए जाओगे तो शायद आपको पेट्रोल पंप वाले बोलेंगे 2000 का भर के देंगे। तो यानी ये मानते हैं कि भाई फ्यूल क्राइसिस के कारण अब लोग सोचेंगे कि भाई मुझे फ्यूल का बार बार शौक लगता है, मेरे बजट मेरे पॉकेट को में भी यानी वो छेद हो जाता है, इसके लिए ईवी कार। तो जैसे आपने बोला कि ईवी कार कई साल से आई हुई है, तो मान लो 5 साल पहले की ईवी कार और आज की ईवी कार में डिफरेंस क्या है? बहुत डिफरेंस है। जो 5 साल पहले ईवी कार आती थी उसकी टेक्नोलॉजी पुरानी यूज़ होती थी। अभी तो ये 5 साल में काफ़ी सारे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हुए हैं ईवी में। टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस हो चुकी है। ओके। पहले चार्जिंग में भी इश्यूज होते थे। ओके। चार्जिंग स्टेशन से ही पहले नहीं थे। ओके। अब तो चार्जिंग स्टेशन का नेटवर्क भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। और आज के दिन में आप एक ईवी ले लो तो आपको शहर के अंदर तो कोई मुसीबत ना हो या प्रॉब्लम ना, वैसा तो नेटवर्क हो ही चुका है। शहर के बाहर भी हाईवेज के ऊपर अलग अलग जगह पे चार्जिंग स्टेशन लग चुके हैं और रेपिडली लग रहे हैं। तो तुषार, यहाँ मैं रोकना चाहूँगा, देखते थे कि भाई फॉरेन में तो यानी टेस्ला वगैरह जो बड़ी बड़ी कंपनियां यानी काफ़ी सालों से चली, यानी वो मानते थे कि भाई इनकी कार तगड़ी होती है। हमारे जो टाटा या जो लेके आए इनकी यानी बैटरी वैटरी ये सब क्वेश्चन होता था। तो बैटरी का मसला क्या है आज जो है कि भाई आई वुड लाइक यू टू आंसर, कंपेयर इंडियन कार्स, और इसमें हम मान लो ले लेते हैं कि टाटा और महिंद्रा की इंडियन बैटरी कार्स, और फिर अब ले लेते हैं हम जो दूसरी फॉरेन कार्स है, इनकी कंपैरिजन में आज यानी कहाँ पर हम ठहरते हैं, इंडियन कार्स वर्सेस फॉरेन मेड कार्स? तो टेक्नोलॉजी में ऐसा है कि मैन्युफैक्चरिंग व्हीकल का तो इंडिया में ही होता है, बट जो बैटरी का जो टेक्नोलॉजी है वो चाइना के हैं ज़्यादातर लोग। हमारे भी मैन्युफैक्चरर टाटा से महिंद्रा से वो लोग उनकी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ बैटरी टेक्नोलॉजी आज भी हम चाइना के ऊपर डिपेंडेंस है ईवीज के अंदर। यानी टेस्ला भी तो चाइना में बनती थी, टेस्ला की भी है। तो फिर ये है कि भाई फॉरेन की कौन सी कार अभी इंडिया में है? ईवी के अंदर मैं बताऊं तो फॉरेन में BYD भी आ चुकी है यहाँ पे। और क्योंकि BYD के व्हीकल CBU मोड में आते हैं, कम्प्लीटली बिल्ट यूनिट यहाँ पे बनते नहीं है। सीधा शिप से उतरते हैं। और एक और रिसेंटली मैन्युफैक्चरर वियतनाम से, जिन्होंने तमिलनाडु में फैक्ट्री डाली है, करीबन 4 या 5 हज़ार करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके। आगे उनका बड़ा एक्सपेंशन प्लान है। वियतनाम से हैं वो लोग। विनफास्ट इज द ब्रांड नेम। तो मेरे हिसाब से ये दो मैन्युफैक्चरर हैं जो बाहर के अभी इंडिया में ईवी के लिए पैर रखे हुए हैं। यानी विनफास्ट का हम देखते थे जब हम वियतनाम गए थे, तो मैं ताजुब था जिस मॉडल के कार्स और ट्रक्स वहाँ या बसेस जो देख रहा था, भाई ये कौन सी कार है, इसका लोगो मैं पहचानता नहीं था। तब पता चला ये तो भाई वियतनामीज मेड है, और काफ़ी खूबसूरत कार होती है, काफ़ी एलीट कार्स होती है। तो अब ये आगे ईवी में आई थिंक दे आर कॉम्पिटिंग इक्वली विथ ईवी विथ आई थिंक दिस BYD एंड टेस्ला, उस टाइप का इनका टेक्नोलॉजी है ना? डेफिनेटली यस।
अब ये इंडिया में आ गए। सुना है कि BYD यानी वो अपना जो है टैक्सी में भी ला रहे हैं अपनी यानी इलेक्ट्रॉनिक कार्स वगैरह। अच्छा ध्रुजांत, ये था कि भाई लोग बोलते हैं कि भाई आप देखो बैटरी कार लोगे तो फिर इसे बेचने जाओगे तो फिर इसकी वैल्यू नहीं आएगी, ऐसा होता है? हाँ, ऐसा होता है। वो एक्चुअली कार का रीसेल वैल्यू, नई कार अभी कितनी बिकती है उसके ऊपर ही डिपेंड होता है। तो जैसे कि मैंने कहा कि पिछले 5 साल में कम ईवी बिकती थी। पहले ईवी का शेयर मार्केट शेयर 1% के आसपास ही रहता था। मतलब 100 गाड़ी बिकती थी पेट्रोल डीजल उसमें से सीएनजी, उसमें से सिर्फ एक गाड़ी ईवी बिकती थी। ठीक है, अभी धीरे धीरे करके ये 5 साल में वो शेयर 7% तक आ चुका है। दैट इज वेरी तो इट इज रैपिडली इंक्रीजिंग। तो Yes. जैसे जैसे इनका शेयर बढ़ता जाएगा, ये रीसेल वैल्यू है वो स्टैंडर्ड होती जाएगी। और ये रीसेल वैल्यू के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए काफ़ी कंपनियां अभी गारंटेड बाईबैक ऑफर्स भी दे रही हैं। ओके 3 4 5 साल के बाद हम Okay. इतना परसेंटेज गारंटेड आपको Okay. बाईबैक वैल्यू देंगे आपकी गाड़ी ओके का। ओके। तो ये था कि भाई बोलते हैं कि जैसे मेरा फ़ोन हो गया तो फ़ोन में अगर मेरी बैटरी है तो भाई ये लोग बोलते थे जो यानी जो आई थिंक देयर इज़ नाउ लॉबी जो प्रो ईवी है या फिर अगेंस्ट ईवी है। तो जो अगेंस्ट ईवी वाले ये है कि भाई जैसे मेरा फ़ोन है, मैं फ़ोन की बैटरी चार्ज करता हूँ, मान लो पहले साल जैसे चलेगा, दूसरे साल चलेगा, तो बैटरी की लाइफ कम होती जाती है। जैसे पहले मेरा 24 घंटा चल रहा है, फिर 12 घंटे चलेगा, फिर मेरा 5 घंटे भी फ़ोन नहीं चल रहा है। तो क्या कार की बैटरी में भी ऐसा होता है? हाँ, ऐसा होता है, लेकिन इतना इमीडिएटली नहीं होता है। 6 7 साल के बाद थोड़ा आपको असर दिखेगा। ओके और बैटरी पैक्स की अभी तो सब कंपनियां 10 10 साल का वारंटी भी देती है, क्योंकि उनको पता है कि उनके उनकी जो बैटरी की लाइफ है वो ड्यूरेबिलिटी लंबी है। दैट्स व्हाई दे आर एबल टू गिव वारंटीज अप टू 10 years। यानी 10 साल तक, यानी क्या बोलते हैं कि 10 साल तक बैटरी चलेगी। मान लो कोई बोल रहा है पहले 500 किलोमीटर चलेगी, तो 10 साल के अंत में कितनी चल रही होगी, कितना किलोमीटर चलेगी? वो तो यूज के ऊपर है डिपेंडेंसी। Yeah. नॉर्मली 10 साल में एक महीने का 2000 किलोमीटर भी आप गिनते हो, Yeah. मॉडरेट यूज है हाँ। 1500 से 2000। हम्म, तो भी एक साल में 15 17 हजार किलोमीटर चलेगी, तो 10 साल में 1.5 लाख किलोमीटर चलेगी गाड़ी। इतना तो आराम से वो बैटरी पैक, जो एडवांस बैटरी पैक होता है वो ओके। यानी कंपनियां काफी सपोर्ट कर रही है, यानी घबराने की बात नहीं, अगर लेना है तो लेना है। यानी पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी ईवी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये पेट्रोल का टेंशन, डीजल, ये वॉर, ये मिडल ईस्ट ब्लैकमेलिंग, ये सब झमेला खत्म करने के लिए आई थिंक दिस इज द बेस्ट टू गो फॉर ईवी। ठीक है, अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे हम पेट्रोल डीजल की कार होती है तो हम गिनते हैं कि भाई 1 लीटर में इतना किलोमीटर चला, तो भाई कोई बोलता है कि यानी 1 किलोमीटर जो है आपको 20 रुपए का पड़ा, या 10 किलोमीटर जितना भाई यानी पर किलोमीटर 10 रुपया पड़ता है। तो ईवी का क्या रेट निकलता है सर? ईवी में नॉर्मली कितने किलोवाट की बैटरी है आपके व्हीकल में, पहले वो जान लो। ज़्यादा मान लो कि 40 किलोवाट की बैटरी है आपके पास, राइट। अब उसके बाद आपकी जो व्हीकल है उसका वेट कितना है वो काफ़ी असर करता है उसकी पर किलोमीटर चलने पे। ओके अगर आपका छोटा गाड़ी है, जैसे कि आप टाटा पंच ले लो, हाँ। तो छोटा गाड़ी है, उसका हाँ। वेट कम होता है, ठीक है तो उसमें वो पर किलोवाट आप 8 9 किलोमीटर भी चला सकते हो। 9 ओके। किलोमीटर तक चलता है। ओके अब वही 40 किलोवाट की बैटरी अगर कोई हेवी गाड़ी के अंदर है, जैसे कि मैं अभी विनफास्ट की बात कर रहा था, उसका एक VF6 मॉडल है, वो उसका वेट करीबन करीबन 2000 किलो 2 टन है। हाँ तो वो केस में वो 40 किलोवाट में उसका, हालांकि उसका 60 किलोवाट का बैटरी है, बट वो 8 किलोमीटर या 9 किलोमीटर नहीं चलेगी, वो 6 या 7 किलोमीटर चलेगी, ओके। राइट। तो जैसे वेट बढ़ता जाएगा उसका बैटरी का पर किलोमीटर कम होता जाएगा। तो वो तो जैसे भाई पेट्रोल डीजल की गाड़ी में भी होगा, यानी जो एफिशिएंसी उसकी कम हो जाएगी। अब जो है दूसरे लोग ऐसे भी बोलते हैं कि ये बताते हैं आपको कॉस्ट 15 20 25 लाख की गाड़ी दे दी, लेकिन इसमें हिडन कॉस्ट काफ़ी होते हैं। बोले फिर इसका आपको चार्जर है, 2 टाइप के चार्जर होंगे, ये चार्जर का भी एक्स्ट्रा पैसा लेगा, चार्जर का जो होल्डर है उसको इंस्टॉलेशन का अलग पैसा लेगा। तो इसमें और एक्स्ट्रा कॉस्ट क्या है? और अगर आगे जाके मैं बोलूँ कि भाई जो है कि टैक्स का क्या है, गवर्नमेंट इसमें कोई रियायत दे रही है, क्या है? तो पहले चार्जर के बारे में बात करते हैं। तो चार्जर स्टैंडर्ड कंपनी साथ में देता ही है। हालांकि उसकी अमाउंट चार्ज करता है कस्टमर से 40,000 50,000 करके, वो आपकी गाड़ी की टोटल कॉस्ट में आ जाता है। एक ऑब्वियस बात है कि पेट्रोल या डीजल से ईवी व्हीकल थोड़ा महंगा होता है। पहले तो ऑलमोस्ट डबल कॉस्ट थी, ओके उसके बाद में सब टैक्सेस में रिलैक्सेशन हुआ, तो अभी 20 से 25% कॉस्ट ज़्यादा है पेट्रोल व्हीकल से, ओके पेट्रोल या डीजल व्हीकल या CNG व्हीकल से ईवी की। तो चार्जिंग की कॉस्ट सब लेते हैं। अभी उसमें AC और DC 2 तरीके के चार्जर्स आते हैं। ओके तो वो लोग कंपनी जो हमको साथ में स्टैंडर्डाइज देती है वो AC चार्जर्स होते हैं। ओके और रूटीन यूज में हमको AC चार्जर यूज करना चाहिए। ओके DC इज अ फास्ट चार्जिंग, ओके तो उसको कभी इमरजेंसी में यूज करो, या तो आप बाहर गाड़ी लेके गए वहाँ पे DC चार्जर लगा है, ओके हमको ज्यादा 10 12 घंटा रुकने का हमारे पास टाइम नहीं है, ओके तो वो टाइम पे आप DC चार्जर यूज कर सकते हो, ओके राइट। और उसकी कॉस्ट मेरे हिसाब से पड़ती है, अगर आप घर पे चार्ज करते हो तो
1 रुपये के आसपास पर किलोमीटर कॉस्ट पड़ती है। नहीं वो ठीक है, लेकिन चार्जर जो दे रहा है अपने को, चार्जर का एक्स्ट्रा पैसा लेता है कार वाला या कार डिपेंड के है, साथ वो ही अलग देता है? अलग कंपनी 40 से 50 हज़ार रुपये, क्योंकि चार्जर का जो इक्विपमेंट आता है उसका भी कॉस्ट होता है। ठीक है, तो वो एडिशनल कॉस्ट तो है ही। तो Additional- जब आप मैं जाऊंगा शोरूम में तो उन लोग बोलेंगे मुझे कि भाई विद चार्जर या विदाउट चार्जर क्या कॉस्ट रहेगा? या ये ऑप्शन मिलता है हम्म। कि उसमें ऐसा है कि काफ़ी सारे घर ऐसे हैं जहाँ पे अलॉटेड पार्किंग नहीं होता है, तो वो चार्जर लेके भी क्या करेंगे। ओके तो अगर वो डीलरशिप पे बताए कि मुझे चार्जर नहीं चाहिए तो दे अलाउ। ओके ओके। तो यानी वो है कि भाई चलो एक मीडियम साइज कार हो तो आज आज यानी वो चार्जिंग में कितना टाइम लगता है? मान लो कितना यानी ओवरनाइट चार्जिंग 5 घंटा 6 घंटा कितना लगता है? एसी चार्जर में आपको 0 से 90% या 100% जाने में 12 से 13 घंटे लगते हैं। तो आप रात को Okay. 9 बजे से उसके लगाते हो Okay. तो सुबह जब उठते हो तब चार्ज हो गई होती है। और मान लो कोई गाड़ी अगर 400 किलोमीटर चलती है तो फिर हफ्ते में एक बार या 4 दिन में एक बार आप करो 100 किलोमीटर की रनिंग है तो Yes. अच्छा, इसमें कोई वार्निंग वगैरह यानी हैव यू टेस्टेड योरसेल्फ, हैव यू ड्रिवन ईवी कार? आपने खुद चलाई हुई मैंने है? चलाई नहीं है, बट देखो ईवी कार में सबसे पहले तो माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा Mindset change जरूरी है। बैटरी चली गई तो अब हाँ। बैटरी कभी ऐसे जाती नहीं है। हाँ, डर Right? लगता है कि यार रास्ते में बैटरी मैं कब रास्ते जाएगी? में रेड सिग्नल पे खड़ा हूँ, आप- एसी मेरा चल रहा है और मेरी कार बंद हो गई तो? आपके मोबाइल में आप चार्ज करके जाते हो Yeah. तो आपको दिखता है कि 100% बैटरी है, 80 ठीक है। होगी, 60 50, ठीक है। वैसे ही ये गाड़ी में ठीक दिखता है। ठीक है। और इसमें ये भी दिखता है कि इतनी बैटरी में भी आगे किलोमीटर कितना चलेगा। हम्म। तो फर्क सिर्फ इतना है कि जब आप ईवी लेते हो तो आपको अगर बाहर जाते हो सिटी के बाहर तो आपको आपका ट्रैवल प्लान करके जाना पड़ता है कि मैं एक प्लेस पे जा रहा हूँ तो रास्ते में कौन कौन से ईवी स्टेशन चार्जिंग के आ रहे हैं, कौन कौन से उसमें से चालू हैं, कौन कौन से बंद है, कौन कौन से ऑक्यूपाइड है, वो देख के फिर अपना जर्नी प्लान करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक मोबाइल ऐप में वगैरह वो दिखता होगा जैसे Yes. पेट्रोल स्टेशन वगैरह दिखते हैं। Yes. अच्छा, किसी ने ये बोला था कि भाई जब आप चार्जिंग करते हो तो जैसे मोबाइल हम लोग 100% चार्ज कर देते हैं, 20% हुआ तो थ्रेश होल्ड हो गया, फिर 100% जाते हैं। ये बोलते हैं कि अगर बैटरी की लाइफ बढ़ानी है तो बोलते हैं कि आपको 80% 90% कभी 100% चार्ज नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ होता है? हाँ, 90% तक चार्ज करो और लास्ट तक ले जाओ। अगर 15-20% बैटरी बाकी है परसेंट है तभी उसको चार्ज करो। आप पैनिक होके 15-60% पे वापस चार्ज मत करो। ठीक है। और इसका शायद अगर मुझे बढ़ाना है एफिशिएंसी तो मैं एसी ना चलाऊं, ऐसा कुछ करूं तो शायद इसका देखो, चलेगा लांबा यानी? कार है तो एसी तो चलेगा, हम्म। बट ओवर स्पीडिंग करने से रेंज कम आती है। ओवर स्पीडिंग करने से स्पोर्ट्स तो- मोड में जाने से रेंज ओके, कम आती है। ओके। आपको 80 to 100 के बीच में अगर आप स्मूथ ड्राइविंग करोगे तो उसका बेस्ट माइलेज। तो वो तो डीजल और पेट्रोल में भी सेम ही होता है। अच्छा, यानी बैटरी किस टाइप की होती है? जैसे पहले हम देखते थे कि टेस्ला की जो सबसे बड़ी वो थी अचीवमेंट की बैटरी होती थी, फ्लोर में होती थी, छोटी छोटी बैटरी कनेक्टेड। फिर जो शुरुआत की टाटा की हो गए तो डब्बा बैटरी होती थी, आगे है ना बोनेट नहीं, आगे मशीन नहीं तो वहां लगा दे। आजकल की इंडियन कार में भी वो जो टेस्ला जैसी टेक्नोलॉजी आ गई है। अभी सब मैन्युफैक्चरर के पास वही टेक्नोलॉजी है जो टेस्ला के पास है। वो अलग अलग नाम है सबके। हाँ, कुछ टेक्नोलॉजी का डिफरेंस भी है, बट वो फ्लोर में ही है सब। फ्लोर वाली ही है। तो यानी 10 साल की गारंटी दे रहे हैं, बाईबैक दे रहे हैं और दिस इज द यानी नीड ऑफ द आवर। जिस तरह से अभी जो ऑयल का क्राइसिस हो रहा है तो यानी सभी को ईवी के बारे में पॉजिटिव होना चाहिए और ये यानी ये सकारात्मक है। तो अगर मान लो एक मिडिल क्लास आदमी है, मेरे और आपके जैसा अगर कोई आदमी है और उसका बजट मान लो 20 लाख है, यानी सपोज किसी का 10 लाख, एक मुझे आप बताइए 10 से 15 लाख, 15 से 20 लाख, 20 से 25 लाख या उससे ये इसमें कौन से मॉडल्स अभी अवेलेबल इंडिया में, इंडियन और फॉरेन दोनों? देखो, ईवी में भी अभी रेंज काफ़ी आ गई है। तो अगर आपको इकोनॉमी रेंज में जाना है 10 लाख के आसपास में तो टाटा की टियागो अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है 2 दिन पहले। ओके। नया मॉडल आया है, पहले भी अच्छा। आता ही था हाँ। उसमें ईवी। हम्म। तो टाटा का टियागो है, फिर पंच है, वो भी पंच है। 11-12 लाख के आसपास के अलग अलग मॉडल्स ओके। आते हैं। राइट। और उनकी रेंज क्या रहेगी ये भी बताते जाइए ना। उसमें 30 to 40 किलोवाट की बैटरी आती है तो वो 300-350 किलोमीटर चलती है 300 गाड़ी। 350 चले। राइट। उसके बाद अगर आप थोड़ा ऊपर जाओगे तो MG की विंडसर आती है जो ओके। आजकल हाँ। काफी चल रही है। वो दिखती बिल्कुल डुक्कर जैसी है लेकिन Yes, चलती बहुत चलती है। है जैसा MG बोलते हैं, डेढ़ का જેવી દેખાય છે પણ ચાલે છે બહુ, બધા એટલે છે, શું છે એ કારમાં એવું? MG का जो व्हीकल है वो बेसिकली वो पायोनियर है एक्चुअली ईवी के अंदर। वो लोगों ने सबसे पहले लॉन्च किया था वो गाड़ी। तब नहीं चला था इनिशियली, बट धीरे धीरे लोगों ने लिया तो पता चला कि गाड़ी अच्छी है। वो बेसिकली सिटी ड्राइविंग के लिए मेरे हिसाब से अच्छी गाड़ी है। स्पेस अच्छी है उसके अंदर,
सोफा जैसे सीट्स वगैरह दिए हैं, तो लग्जरी साइड पे वो कार है। मीडियम साइज कार में सब कुछ मिल रहा है, लेकिन अब बोल रहे हैं कि एमजी का जो है वो चले गया इंडिया में से, उन्होंने स्टेक जो जिंदल को बेचा हुआ है। तो भाई जो अब जो स्टील बना रहा है वो कार जब इंडस्ट्री चलाएगा तो क्या चला पाएगा नहीं, यानी? उनका तो इन्वेस्टमेंट ही है बेसिकली, बट मैन्युफैक्चरिंग की जो टेक्नोलॉजी वगैरह है वो चाइनीज ग्रुप का है। Okay. एमजी जो मोरिस गैरेज पहले यूके का था, ओके वो इज टेकन ओवर बाय सम चाइनीज कंपनी, तो Okay. मुझे नाम पता नहीं है, Yeah. बट वो चाइनीज ग्रुप अभी चला रहा है, तो उसमें टेक्नोलॉजी पूरी चाइनीज ही यूज होती है। ओके ओके तो ऐसे कुछ अच्छा आगे बढ़ेंगे। दूसरे जो अपने बोले कि टाटा की मॉडल्स हो गए, ये एमजी का मॉडल हो गया, आगे दूसरे मॉडल्स? आगे में एक अभी विनफास्ट आई है, मैं उससे काफी इंप्रेस हूँ। मैंने अभी गाड़ी वो देखी थी V6 मॉडल, ओके और वो गाड़ी जो जर्मन यूजर्स हमारे हैं, जिसके पास जर्मन कार्स हैं, स्कोडा है, फॉक्सवैगन है, Yes. इवन आप इंडियन कार्स में महिंद्रा और टाटा ले लो, जिनको हेवी गाड़ी चलाने की आदत है, जो गाड़ियाँ स्टर्डी होती ओके है, ओके उनको विनफास्ट की गाड़ियों में वो फील आएगा। Yes. राइट, तो वो गाड़ी आपको सिटी और हाईवे दोनों के लिए यूज कर सकते हो। और काफी खूबसूरत गाड़ी है, काफी काफी यानी खूबसूरत, और देखने उसका में बहुत ही स्लीक और बहुत ही यानी मॉडर्न डिजाइन, आउट ऑफ द ब्लू। आई मीन इनका डिजाइनर का मानना पड़ेगा, कौन से डिजाइनर का, लेकिन वेरी ब्यूटीफुल कलर्स। आई सॉ वन और टू लाइक दैट डे आई वेंट टू दैट थिएटर ड्रामा जो महाभारत का था, देखा, और मैंने वो लाल कलर की विनफास्ट देखी। बहुत ही खूबसूरत गाड़ी, बहुत ही तो खूबसूरत। वो गाड़ी का बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छा है, लाइक जर्मन कार। आप उसका दरवाजा खोलोगे आपको पता चल जाएगा कि गाड़ी मजबूत है। ओके ओके कोई भी गाड़ी मजबूत है, आपको दरवाजा खोलने से पता चल जाता है। और उसमें बाकी दो मॉडल आप बोले, इसकी प्राइस रेंज क्या है अभी? उसका V6 जो मॉडल आता है वो 16 लाख से शुरू होके 20 लाख तक के 3 मॉडल आते हैं उनके। और ये VF7 कौन सी है हैचबैक? ये कौन सी है? सुपर हैचबैक बोल सकते हैं सुपर, इसको। जैसे i20 टाइप की थी उस हाँ, टाइप की? थोड़ा R20 से काफी बड़ा है वो, बड़ा है, सुपर लंबा, हैचबैक काफी लंबा सुपर हैचबैक। प्रॉपर एसयूवी भी नहीं है। सुपर हैचबैक इज इन बिटवीन हैचबैक एंड एसयूवी, एसयूवी, यस, क्रॉसओवर भी बोल सकते हो आप। यस यस राइट, तो उसमें VF6 के अंदर 3 मॉडल्स आते हैं 16 लाख से लेके 20 लाख तक में। और VF7 जो उससे बड़ा है स्पेस में, डायमेंशन में, सब में, वो आता है करीबन करीबन 22 लाख से लेके 27 लाख 26 लाख तक की उसके 3 से 3 वो एसयूवी टाइप है ना, जो Yes, वो 7 बड़ा सीटर गाड़ी है। है। और वोल्वो ने रिसेंटली भी एक 3 रो कार 7 सीटर कार भी निकाला है, ओके MP7 नाम है उनका। वो 27-28 लाख के आसपास पड़ती गाड़ी। तो वो लोग हर सेगमेंट में जा चुके हैं और दोस्तों यहाँ एक इम्पोर्टेंट बताऊंगा कि विनफास्ट शायद ईवी ही ला रही है, ईवी के लिए Yeah. आए। इनके पास कोई फ्यूल वाली गाड़ी नहीं उनके है। पास कोई फ्यूल वाली तो गाड़ी नहीं है। दोस्तों, वो लोग कुछ 2 व्हीलर भी ला रहे हैं इंडिया में, ईवी Okay. इलेक्ट्रिक, तो वो भी उसका प्रोडक्शन तमिलनाडु में स्टार्ट हो चुका है। टैक्सी सेगमेंट में भी वो लोग आ रहे हैं। यस, तो अभी मैंने ओला पढ़ा है, था कि उबेर को 4000 टैक्सी ला रहे हैं। Yes. और फिर वो बोले 10 रुपया पर किलोमीटर, वो 8 रुपया। 8 रुपया पर किलोमीटर चार्ज करेंगे, और ड्राइवर को नौकरी दे पर रखेंगे। 40,000 रुपया ड्राइवर को देने वाले Yes. सैलरी। तो तो शायद ये तो पूरा मार्केट ही तोड़ का देगा। एक्सपांशन प्लान काफी बड़ा है आगे जाके। अभी 4000 करोड़ इन्वेस्ट करके प्लांट स्टार्ट किया है, बट दे आर एमिंग टू गो टू 10 to 15,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, और प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बढ़ाएंगे ऐसा बता रहे हैं। तो भाई आपको गाड़ी यूज़ करना है, अपने लिए यूज़ करना है, तो लोगों की बात नहीं सुनना है। आप जाइए, देखिए शोरूम में, आपको पसंद आती है, आपको कंफर्ट लगती है, आपके पर्सनैलिटी को सूट करती है, यू शुड टेक दैट कार, नॉट थिंक टू मच। बहुत महंगी भी नहीं है, तो इट इज़ अ गुड कार। अच्छा, अब इसके दूसरा आ जाते हैं जो महिंद्रा की जो है B6 एंड B9, पर बेसिकली डिफरेंस क्या है 6 और 9 में? इनके ऊपर जो मैंने बताया, इसके ऊपर प्रीमियम सेगमेंट आता है, जहाँ पे हुंडई की आपको क्रेटा मिलेगी। ओके मारुति के पास भी इवन ई विटारा है जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है। टोयोटा में ई बेला है, वो सब प्रीमियम 25 लाख की 24-25 लाख की रेंज की गाड़ियां हैं। महिंद्रा के अंदर रेंज ऑफ व्हीकल्स है, BE6 है, XEV9 है, और 9S है। ये तीन गाड़ियां हैं महिंद्रा में जो ईवी है। देन टाटा में भी नेक्सॉन, अभी मैंने जैसे आपको बताया कि MG की जो विंडसर है, और ये VF6 है, उसके साथ में आप वो कॉस्ट रेंज में नेक्सॉन भी है, दैट इज अ गुड कार अगेन। Yes, वो भी 350 किलोमीटर 400 किलोमीटर का रेंज देती है। राइट, उसके ऊपर अगर आप जाओ टाटा में, तो दे हैव टाटा हैरियर ईवी। राइट, हैरियर भी, तो- मैं खुद हैरियर यूज कर रहा हूँ डीजल वाली, तो हैरियर में भी ईवी आ गई है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं वो ईवी वाली हैरियर लूंगा। मुझे लगता है कि यार इतनी हैवी गाड़ी ईवी, पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि मैं ईवी तो टाटा की नहीं लूंगा, पता नहीं। तो सब रेंज में आती गाड़ियाँ। आप 10 लाख से स्टार्ट करो, और 30-32 लाख 33 लाख तक का ईवी व्हीकल आता है। उसके ऊपर भी इवन प्रीमियम सेगमेंट में आप ऑडी में, मर्सिडीज में, BMW में जाओ, वोल्वो में जाओ, वहाँ पे भी ईवी व्हीकल्स हैं। उनके कॉस्ट रेंज 60-70 लाख के ऊपर के होते हैं। हाँ, वो ठीक है। यानी सभी कार, सभी मॉडल्स में अब ईवी आने लग गया है। ईवी इज द फ्यूचर इट सीम्स। तो आई थिंक ईवी इज द वे, एंड आई माई सेल्फ एम नाउ डिसाइडिंग, मोटिवेटेड बाय योर नॉलेज एंड व्हाट योर इंफॉर्मेशन यू गिवन, कि हम भी ईवी लेना
चाहेंगे। तो ये ना अच्छा रहा सेशन। तो आपको लगता क्या है कि भाई क्या फ्यूल की गाड़ियां खत्म हो जाएगी? और अभी 7% है, तो अगले 5 साल में ईवी का मार्केट शेयर कितना रहेगा? देखो ऐसा है, पेट्रोल डीजल जो जो फ्यूल के व्हीकल है उनको गवर्नमेंट भी स्टेटमेंट दे चुकी है कि हम ट्रांसपोर्टेशन में वो मोड पे जाना चाहते हैं जहाँ पे पेट्रोल डीजल यूज ना हो, फेज राइट। आउट कर देंगे। तो हाँ। वर्स्ट कम वर्स्ट एक्सपेक्ट करके हमको तैयारी अभी से करनी चाहिए, और अभी वो वक्त आ गया है कि अगर घर में आपके पास 2 गाड़ियां हैं, मल्टीपल कार है घर में, यस। तो एक गाड़ी आपके पास एक ईवी ईवी एटलीस्ट हो, होना चाहिए। राइट। बढ़िया। क्योंकि देखो कॉस्ट तो है कि पेट्रोल के चलो 100 हो गया, 150 200 हो जाएगा, 300 हो जाएगा, लेकिन हमको सोचना ही पड़ेगा कि पैसे देके भी अगर वही चीज अवेलेबल ही नहीं है तो क्या करेंगे। पेट्रोल अवेलेबल नहीं होगा तो उसका 1000 भी देंगे तो वो यानी कैसे होगा? फ्यूचर में खत्म ही तो वो होने सोच वाला के है। हमको ईवी एटलीस्ट घर में एक रखनी चाहिए। ऐसा अभी टाइम आ गया है मल्टीपल कार, एक सिंगल कार के तौर पे ईवी शायद अभी लेने का वक्त नहीं है क्योंकि वो रेंज जब आपका व्हीकल का शुरुआती व्हीकल का रेंज ही 500 किलोमीटर आएगा, तब आप शायद लेनी चाहिए सिंगल व्हीकल ईवी। 1000 किलोमीटर के ऊपर का जब ओवरऑल रेंज आएगा तब आप एक व्हीकल भी घर में हो ईवी तो चलेगा। फिर भी अगर कोई बंदा है ऑफिस जा रहा है, उसकी ऑफिस 10 किलोमीटर है और सिर्फ घर से ऑफिस जा रहा है, वीकेंड में शायद मैं मूवी या कहीं रेस्टोरेंट जा रहा है, तो वो ले ही सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस, तो वो काफी जैसे मैंने बताया शुरू में कि 1% का 7% हो चुका है, और रैपिडली ये ग्रो करके 10 15 20% 25% भी जाएगा। ये तो आने बहुत वाले होता टाइम है। में ईवी का प्रोस्पेक्ट तो काफी बढ़िया है, उसमें कोई दो राय नहीं। यानी ऐसा है कि गवर्नमेंट जो ये टेस्ला है, टेस्ला क्या हो गया? फ्लॉप हो गया, बंद हो गया, जा रहा है वापस, क्या कर रहा नहीं, है? टेस्ला का जो मैन्युफैक्चरिंग प्लान था इंडिया में वो आई थिंक अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, Okay. क्योंकि वो ड्यूटीज रिलेटेड सब क्वेरीज थी, अभी तक आई थिंक उसका कुछ सोल्यूशन नहीं आया है। तो वो इंपोर्टेड व्हीकल ही यहाँ पे अभी बॉम्बे में उनका कुछ शोरूम है, तो 1 या 2 मॉडल उन्होंने लॉन्च किए हैं। 75 लाख से वो स्टार्ट होता है पहला मॉडल। तो वो वहाँ पे वो सीबीयू मॉडल ही बेचते हैं। सीबीयू मॉडल्स में गवर्नमेंट की ड्यूटी काफी ज्यादा टैक्स होती वगैरह है, लगता है। राइट। गवर्नमेंट डिस्करेजिंग देम कि अगर यहाँ मैन्युफैक्चर नहीं Yes. करते तो फिर महंगा। और लोकल व्हीकल में गवर्नमेंट भी काफी सपोर्ट करती है, जैसे कि आरटीओ टैक्स बहुत कम है, म्युनिसिपल टैक्स गवर्नमेंट लेती नहीं है, Okay. तो गवर्नमेंट इज ऑल्सो एनकरेजिंग पीपल टू बाय मोर एंड मोर ईवीज। चलो अब रेटिंग पे आ जाते हैं कि भाई सबसे पहली यानी मीडियम साइज कार 25-30 लाख की बेस्ट कार कौन सी रहेगी? यानी आप बताइए जो प्रेजेंट कंपनीज है, जो सबसे 1 2 3, तो पहली कंपनी कौन सी, सेकंड और थर्ड? देखो मैं 20 लाख तक की गाड़ी की बात हाँ, करूं चलो तो 20 लाख तक की ये कोई गाड़ी। ये मेरा जो फीडबैक है कोई पेड फीडबैक नहीं है, नहीं, आप तो बट यानी इस जो धंधे में मैंने ही है क्योंकि मैंने यानी। इतनी गाड़ी चलाई है और Yeah. इवन बेची है लोगों को। रिसेंटली मैंने काफी सारी गाड़ी चलाई है बिकॉज आई एम ऑल्सो प्लानिंग वन ईवी। यस। तो मैंने जितनी गाड़ी चलाई है उसके बाद मुझे जो पर्सनली पसंद आई है वो VF6 मुझे पसंद आई है। यानी जो विनफास्ट है, तो विनफास्ट इनके हिसाब से मीडियम रेंज में, मीडियम बजट में, तो विनफास्ट इज द बेस्ट। उसमें सब फीचर्स आते हैं उनके विंड मॉडल में, एडास लेवल 2 भी आता है, उनका इंफॉर्मेंट सिस्टम देख लो, फिर UHD आता है आपको, जो सीट एडजस्टमेंट, हॉट एंड कोल्ड Everything सीट, is सब there. कुछ है। Everything है ना is दोस्तों, हम जो देखते थे कि मान लो जो मर्सिडीज BMW, मेरे दोस्त ने वो बड़ी वाली BMW 85 लाख की थी, तो मैं वहाँ बैठा था, तो भाई देखो ठीक है, मेरी सऊदी में भी ऐसी कार थी, मैं सोचता है कि इंडिया में भी ऐसी कार होती है, हाँ वो 1 करोड़ की कार में है, अगर ये 20 लाख वाली कार में भी ये फैसिलिटी दे रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। और वो 20 लाख में भी नहीं पड़ती, वो एक्चुअली उनका जो पहला मॉडल आता है वो तो आपको करीबन 17 साढ़े 17 लाख में पड़ता है, हालांकि उसके अंदर एडास वगैरह फैसिलिटी नहीं आती। दूसरे मॉडल में आती है जो आपको करीबन 18.5 लाख में या 19 लाख में पड़ती है। तो विनफास्ट आई वुड रैंक, बिकॉज वो गाड़ी आप सिटी में भी चला सकते हो और हाईवे भी ले जा सकते हो, वैसी गाड़ी है। ये टायर वायर उसके जो है काफी बड़े 18 इंच के टायर है, तो वो ड्यूअल पर्पस में आपको काम लगेगी वो गाड़ी, राइट। अडास आपको सिटी में काम लगने वाला है नहीं, तो हाईवे के यूज के लिए एडास लेवल 2 काम का है। तो आई वुड सजेस्ट पहले नंबर पे विनफास्ट करूंगा 20 लाख के अंदर अंदर। उसके बाद में आई वुड गो विथ 25-30 लाख वाली, MG और की फिर जो- उसके नीचे वाली 20 लाख के नीचे में मैं दूसरा अगर ऑप्शन सिटी में सिर्फ घुमाना है आपको गाड़ी, तो मैं आपको MG विंसर सलाह दूंगा, वो सिटी के लिए बनी है ऐसा मुझे लग रहा है, हाँ, ओके। राइट। तो विंसर इज गुड। थर्ड ऑप्शन इज टाटा की नेक्सॉन, नेक्सॉन, Nexon. टाटा, ओके। राइट। उससे नीचे जाना है तो आपके पास फिर ये टाटा का टियागो है, ये वो और तो ये अगर कोई पंच यानी घर में फीमेल है, उसको बस सब्जी लेने जाना है या कुछ शॉपिंग हाँ, करने जाना है, yes. तो उसके लिए ठीक है यानी। Yes. अच्छा, बड़ी वाली में कौन सी यानी? बड़ी वाली में महिंद्रा की रेंज काफी अच्छी है। अच्छा। BE6 एंड XUV9 काफी बिकती भी है, टेक्नोलॉजिकल काफी अच्छी गाड़ी है, लेकिन उनका लुक जरूर ऐसा है कि किसी को पसंद आए किसी को ना आए। यानी न्यू फरारी जनरेशन जैसा कार बनाया है, क्या? फरारी जैसा। न्यू जनरेशन कार है वो, राइट। तो शायद किसी को यंग जनरेशन mindset को या- शायद हाँ, ओल्ड पसंद जनरेशन को आएगी, शायद awkward लगे यानी। राइट। तो उसमें अगर जो लोगों को उनका लुक पसंद नहीं आता है उनके लिए महिंद्रा ने एक दूसरा ऑप्शन भी दिया है, 9S, जो XUV 700 के प्लेटफॉर्म पे ईवी दिया है, ओके। तो उसका ट्रेडिशनल लुक है। बट दैट विल बिकम मोर हैवी, फिर मोर वो प्रॉब्लम उसका, ये तो प्रॉब्लम तो वो होगा सब मींस एक जैसे टेक्नोलॉजी फीचर सब एक है, सिर्फ उसका डिजाइन अलग है। और BYD कहाँ रखोगे आप?
BYD में रखूंगा वो 25 लाख के ऊपर का सब गाड़ी आता है। वो 25 क्योंकि वो BYD CBU मॉडल है तो उसमें ड्यूटीज वगैरह ज़्यादा है। तो BYD के सभी मॉडल है या फिर कुछ ही मॉडल है अपने पास? BYD में एक तो आता है ये आपको ऑटो 3 आता है, उसके बाद में एक सील आता है और मैक्स 7 करके एक मॉडल आता है जो 3 रो कार, जैसे कि मैंने आपको विनफास्ट में बताया कि 3 रो कार आई है 7 सीटर, वो सब 27 लाख से लेके 32 लाख तक की रेंज के व्हीकल हैं। यानी इसमें ना इंजन है, ना कुछ है, ना ऑयल है, ना पानी डालने का है, ना कुछ और जमेला है। यानी ऐसा लगता है जब चलाएंगे तो कोई कुछ पता ही नहीं चलेगा, यानी कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर पंचर पड़ा तो अलग बात है, इनका मेंटेनेंस भी कुछ नहीं आता है ना। मेंटेनेंस कुछ नहीं आता राइट, है। मेंटेनेंस आपको आप सर्विस में भेजोगे तो 500 है 1000 में सर्विस हो जाएगी। क्या मेंटेन करेंगे उन लोग? साफ सफाई करेंगे, धूल मिट्टी निकालेंगे, अलाइनमेंट क्या वगैरह करेंगे? देखते हैं, थोड़ा बस और कुछ नहीं, धूल बैटरी का हेल्थ चेक कर निकालेंगे। लेते हैं, और कुछ होता ही नहीं इसके अंदर। ओके ओके, सो दिस वाज अ वेरी गुड शो, वेरी इंफॉर्मेटिव शो। आई थिंक एवरीबडी अग्रीज। और ये ऐसे हम शो लाते रहेंगे, यानी लोगों की जो एक्सपर्ट है जिस फील्ड में जो एक्सपर्ट है उनके नॉलेज यानी शेयर कर रहे हैं और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुंचाना। पर्पस ये था कि भाई जो फ्यूल क्राइसिस आई है, मिडिल ईस्ट वॉर, जो ऑयल नेशंस ब्लैकमेल करते हैं हमको, और हम रोज उठते हैं सुबह देखते हैं कि ऑयल का प्राइस बढ़ गया, क्या होगा। चलो भाई, कुछ लोगों के लिए मायने नहीं रखता, लेकिन जो मिडिल क्लास आदमी है उसके लिए डेफिनेटली इट स्ट्रेन्स देयर बजट, और उसमें ईवी इज द आंसर, ऐसा हमें तुषार भाई ने बताया। आई थिंक थैंक यू तुषार फॉर कमिंग टू अवर चैनल। और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, हमें चैनल को ग्रो करने में हेल्प कीजिए। इट वाज अ वेरी नाइस मीटिंग यू। तो दोस्तों, हम अब देखेंगे IPL का फाइनल, और वी बोथ आर लाइक हुटिंग फॉर व्हाट, हु आर यू आर हुटिंग फॉर व्हाट, कौन सी टीम पे आपको? ऑब्वियसली वी आर फ्रॉम गुजरात, तो वी आर वोटिंग फॉर गुजरात टाइटंस। गुजरात टाइटन। लेकिन हमारे यहाँ जो है भांजे है वो CSK वाले हैं, वो भी आए हुए हैं, तो फिर इनके साथ काफी वो न्यूट्रल रहेंगे, बिकॉज उनकी टीम फाइनल में नहीं पहुंची है, और भी फैमिली मेंबर आने वाले हैं। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।